जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है ट्यूसडे, डेट है 17 जनवरी और आज हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से हैं। पहला आर्टिकल, यहां पे हम बात करेंगे बढ़ते हुए बाघ की जनसंख्या के बारे। हाउ मेनी टाइगर्स कैन इंडियाज फॉरेस्ट सस्टेन, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया है। फिर एक लीड आर्टिकल हिंदू में आज आया है, यहां पे हम बात करेंगे एड्रेसिंग ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की। पीडीटी आचार्य जी ने आर्टिकल लिखा है। अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के राज्यपाल और तमिलनाडु की सरकार के बीच में, जहां पे तमिलनाडु के राज्यपाल ने आर एन रवि जी ने कुछ जो एड्रेस उनको दिया गया था पढ़ने के लिए, जो कंटेंट उनको पढ़ने के लिए दिया गया था, वो उन्होंने पूरा का पूरा कंटेंट नहीं पढ़ा था। क्या कंट्रोवर्सी है और क्या ये बात जायज बनती है गवर्नर के ऊपर, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल यहां पे हम कीटनाशकों के बारे में बात करेंगे, फार्म सेक्टर्स पेस्टिसाइड डिलेमा, ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया है। और आज के दिन का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे आप सब जानते ही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, रोज की तरह हमारा एक प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। 28 नवंबर को ये कोर्स शुरू करा गया था और ये 30 अप्रैल दोस्तों 30 अप्रैल 2023 तक ये कोर्स वैलिड है, प्रीलिम्स पास में है। यदि आप ये मौका चाहते हैं अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स कंसेप्ट्स को कवर करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, तो इस क्रैश कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मंडे टू सैटरडे आपके साथ डेली 2.5 आवर्स की क्लास आपके साथ शेयर करी जाएगी। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलेंगी, जैसे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है, फिर अभी हिस्ट्री का शुरू होगा परसों से, और साथ ही साथ आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो ये फीचर्स जो इस कोर्स के हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जानकारी पाने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। पहला आर्टिकल, तो यहां पे हम बात करेंगे टाइगर्स के बारे। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें साल में होने वाली है। पहली बात तो ये है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो चाइना को सरपास करने वाली है। अब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम चलें तो भारत में ओवर क्राउडिंग की बहुत पॉपुलेशन है। सो इंडिया इज 3 टाइम्स मोर क्राउडेड देन चाइना। लगभग 20% जो दुनिया की आबादी है वो भारत में इस भूमि पे रहती है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट शुरू करा गया था। और इस साल में जाहिर सी बात है कि इस साल में 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के। अब ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत माइलस्टोन है। अभी 2022 का जो टाइगर सेंसस हुआ था, इसके आंकड़े तो इस साल के आखिर में आएंगे, लेकिन माना जाता है कि बाघ की जनसंख्या जो है 3000 से ज्यादा हो सकती है हमारे देश में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब एनटीसीए का कहना है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का यह कहना है कि 2018 में 2967 बाघ पाए गए थे भारत में। अगर हम कंपेयर करें 2014 के आंकड़ों में, 2014 में जो आंकड़े हमारे सामने आए थे 2226 था, यानी कि लगभग 30 से 33% का जंप हम देखते हैं 2014 से 2018 के बीच में। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा नाम आया फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे। अब आपको ये भी बताना चाहता हूं, एक बहुत साइंटिफिक तरीके से एनटीसीए के द्वारा ये टाइगर सेंसस कंडक्ट किया जाता है। 4 साल में एक बार ये टाइगर सेंसस कंडक्ट होता है, और हर साल यानी कि हर सेंसस के बाद जो भी आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो काफी इंकरेजिंग है, यानी कि बढ़ के ही आंकड़े हमारे पास आते हैं, विच शोज कि हमारा जो कोशिश है, हमारे जो यत्न है टाइगर कंजर्वेशन के चलते, वो सक्सेसफुल हैं पिछले 50 सालों में। सो वेरी वेल डन। लेकिन अब यहां पे जो समस्या की बात आती है, जहां पे हम 3000 से ज्यादा बाघों की बात कर रहे हैं, 3000 ज्यादा टाइगर्स की हम बात अपने देश में कर रहे हैं, एक बात को हम समझे कि जो टाइगर्स हैं वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, खुले एरियाज में रहना पसंद करते हैं, उनको भी अपनी स्पेस चाहिए। अब उनको तो नहीं पता कि सरहद क्या होती है क्या नहीं होती, उनको तो नहीं पता कि ये मध्य प्रदेश है, वो राजस्थान है, वो छत्तीसगढ़ है, उनको क्या पता कि भी कौन सी ह्यूमन ड्रॉन बाउंड्रीज हैं नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, टाइगर रिजर्व्स की। और इसके चलते हम क्या देखते हैं कि आमतौर पे ये जो हम सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, आसपास यहाँ पे आदिवासी लोग भी रहते हैं, वनवासी लोग भी रहते हैं, छोटे छोटे गाँव होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि टाइगर जो है यहाँ पे गाँव में आ जाता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है, ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हादसा अभी पीछे कुछ टाइम पहले की बात है, पिछले महीने की बात है, ओरांग नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहां पे कुछ ऐसा हादसा पाया गया था ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट का।
तो वैसे अब यहाँ पे हम बात टाइगर कंजर्वेशन की कर रहे हैं, लेकिन आपको पता हो कि टाइगर रिजर्व्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी हाल ही में रिसेंटली सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा हमारे यहाँ पे ऐड किया गया है इन दिस लिस्ट ऑफ 53 टाइगर रिजर्व्स। बहरहाल यहाँ पे असम की बात हो रही थी, ओरांग नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस मैप में आप ये भी देख सकते हैं, नजर मार सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स है असम में। तो असम में वैसे हम वन हॉर्न राइनो की बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, लेकिन जहां पे वन हॉर्न राइनोसरस की संख्या को बढ़ाने के लिए कोशिशें करी जा रही हैं सरकार के द्वारा, वहां पे बहुत जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम वन हॉर्न राइनोसरस टाइगर की जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश भी असम सरकार काफी कर रही है। ये सब ठीक है, लेकिन चैलेंज यहां पे क्या आता है? चैलेंज आता है बढ़ते हुए ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट के बारे, जो क्लैशेस होते हैं। अब कुछ ऐसे ही हिस्ट्री, अगर हम आज से कुछ 10-12 साल पहले की पुरानी बात करें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। लेकिन बहरहाल अब इसके चलते, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चलते, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैड फॉलन ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन मैप। लेकिन सरकार की कोशिशों के द्वारा, बिहार सरकार की कोशिशों के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोशिश के द्वारा, सिविल सोसाइटी की कोशिशों के द्वारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टाइगर रिजर्व्स है। एक आपको बात बताना चाहता हूं कि अभी आप ये टाइगर रिजर्व्स के बारे पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो ओरांग नेशनल पार्क की बात करें, कई बार ना प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस कि यहाँ पे आपके सामने टाइगर रिजर्व दिए होंगे और बगल में आपके सामने दिया होगा कि मैच द फॉलोइंग करिए कि कौन से वो स्टेट में है, कौन से नहीं है। तो अगेन कर हम एडिटोरियल एनालिसिस रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम फैक्चुअल चीजों को भी यहाँ पे पढ़ें, फैक्चुअल चीजों को इग्नोर ना करें। लिख लीजिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क्स की बात इस आर्टिकल में करेंगे डिस्कस, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लीज लिख लेना। चलिए, अब यहां पे 2021 में अगर हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात कर ही रहे हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द 14 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री जिसको कैट्स यानी कि कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रीडिएशन मिला था। अब आपको यह भी पता हो, फैक्चुअल बात है, कैट्स ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स इन टाइगर कंजर्वेशन। अब बहुत इंकरेजिंग बात है कि टाइगर्स के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगेन आपको मैं अभी रिपीट करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारी कोशिश है पिछले 50 सालों से वो रंग ला रही है। अब एनटीसीए के खुद के एस्टिमेशन के हिसाब से, एनटीसीए का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का ये कहना है कि लगभग इतने सारे रिजर्व्स होने के बावजूद, 53 टाइगर रिजर्व्स होने के बावजूद भी 30% से ज्यादा जो बाघ हैं, जो टाइगर्स हैं, वो फिर भी प्रोटेक्टेड रिजर्व्स में नहीं रह रहे हैं, उसके बाहर रह रहे हैं, यानी कि एक तरह से वो बेघर हैं। क्यों बेघर हैं वो? इनफैक्ट भारत को लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री माना जाता है। 70% से ज्यादा जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो भारत में है। तो जहां पे टाइगर की संख्या बढ़ रही है, टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है, सोचने वाली बात है, फिर भी 30% से ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो अपने घर में क्यों नहीं रह रहे हैं? यानी कि 1000 से ज्यादा, जहां पे 3000 से ज्यादा टाइगर्स हमारे यहां पे हैं, तो 1000 से ज्यादा टाइगर जो हैं वो बेघर हैं, होमलेस हैं। अब क्यों है? बिकॉज आपको मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था कि टाइगर्स को बहुत ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है, उनको वो सॉलिटरी स्पेस में रहना पसंद करते हैं, लार्ज एरियाज में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब ये जो 53 रिजर्व्स हैं हमारे यहाँ पे, इसका एरिया कंबाइंड कितना है? केवल 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस आर्टिकल की शुरुआत में आपको मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, ओवर क्राउडिंग यहाँ पे बहुत है। अब बेशक यहाँ पे आपने एरिया डीमार्केट कर दिया है, लेकिन फिर भी टाइगर्स को क्या पसंद है? खुला मैदान, खुले एरियाज। अब ये जो हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं, ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? छोटे छोटे गाँव के साथ। और यहाँ पे छोटे छोटे गाँव में, एरियाज में लोग रहते हैं, वनवासी रहते हैं, विलेज सेटलमेंट्स हैं, और अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि टाइगर और इंसानों के बीच में क्लैशेस होते हैं इन गाँव में। अब और उसके चलते क्या होता है, जो इंसान होते हैं वो भी टाइगर्स को बहुत फिर हिट बैक करते हैं, रिटालिएट करते हैं, डंडे मारते हैं, है ना। अब हमने एक तरफ टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना भी है, टाइगर्स को हमने कंजर्व भी करना है, और साथ के साथ हमारे लिए चैलेंज क्या है कि ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी हमने कम करना है। फिर यहाँ पे आर्टिकल में एक और एग्जाम्पल दिया गया है मध्य प्रदेश के बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व का। अब यहाँ पे भी लोग रहते हैं, वनवासी लोग रहते हैं, इनकी जिंदगी निर्भर करती है अराउंड द एरिया ऑफ बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बिकॉज फॉरेस्ट इकोनॉमी की बात आती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो ये भी बहुत निर्भर करते हैं जंगलों पे, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द टाइगर्स, इनको एक और चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ता है, वो ये है कि जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स है,
अब अगेन जैसे आपको मैंने बताया, हाथी हो, टाइगर हो, उनको तो नहीं पता ना कि ये स्टेट बाउंड्री है या वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। एटलस लेके तो जानवर नहीं घूमते हैं। अब जो एलिफेंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ से यहां पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, अगर हम मैप में देखें, अब उनको ये भी चैलेंज बढ़ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम टाइगर एनिमल कंफ्लिक्ट, एलिफेंट, अपार्ट फ्रॉम टाइगर ह्यूमन कंफ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, एलिफेंट्स भी आ रहे हैं इस एरिया में, इस टाइगर रिजर्व में। तो अगेन कंजर्वेशन हमने एलिफेंट्स की भी करनी है, टाइगर्स की भी करनी है, लेकिन ये जो मैन और एनिमल कंफ्लिक्ट है, इसको कैसे हम कंटेन कर सकते हैं? तो अभी हम अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अभी देखिए जंगल काटे जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अब इसके कारण देखिए अब कुछ ना कुछ तब्दीली हमारे वातावरण में आ रही है, कुदरत में आ रही है। केवल यहां पे बाघ की बात, टाइगर्स की बात नहीं आती, और भी ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनका वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ अनप्लैन्ड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। तो सोचने वाली बात है कि कैसे हम संतुलन मेंटेन करके रख सकें, जहां पे हम डेवलपमेंट भी अचीव करें, जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी देख पाएं, और साथ के साथ जो इकोसिस्टम है इन फॉरेस्ट एनिमल्स का, फॉरेस्ट स्पीशीज का, वो भी मेंटेन करके रख सकें इन हार्मनी विद द सिविलाइजेशन, इन हार्मनी विद द ह्यूमंस। तो ये टाइगर रिजर्व्स हैं, और आपने होमवर्क में बताना है कि कौन सा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है हमारे इस लिस्ट में। अगला आर्टिकल यहां पे हम बात करेंगे, पीडीटी आचार्य जी ने आर्टिकल लिखा है, दिस इज एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। तो अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले की बात है, कंट्रोवर्सी बनी, जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के RN रवि जी की बात करें। अब एक कस्टमरी गवर्नर एड्रेस था, ये साल की शुरुआत में, यानी कि जो गवर्नर साहब हैं उनको एड्रेस करना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो अब जो सेशन थे वो एड्रेस कर रहे थे। अब वो जो सेशन एड्रेस कर रहे थे, जो उनके पास कंटेंट था बोलने के लिए, वो कंटेंट किसने दिया था? वो कंटेंट डेफिनेटली सरकार ने दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा बनाया गया था। अब उम्मीद उनसे ये करी गई थी कि जो भी चीजें उस कंटेंट में लिखी गई हैं, जो भी चीजें उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखी गई हैं, वो सारी की सारी चीजें वो रीड करें। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ उस कंटेंट में से स्किप कर दिया, रीड नहीं करा, जिसके चलते अगेन अब कोई नई बात नहीं है, जो मुद्दा है, जो कंट्रोवर्सी है राज्यपाल तमिलनाडु सरकार के और तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच में, तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच में जो मुद्दा है, जो लड़ाई है, जो कन्फ्लिक्ट है, कई टाइम से हम देखते आ रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से हम देखते आ रहे हैं। अब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के बारे नहीं यहाँ पे वर्णन किया, जहां पे प्रशंसा करी जा रही थी द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे, कि क्या क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ तमिलनाडु। अब आपके राज्यपाल के निजी कोई भी अपने व्यूज हो सकते हैं, उनको हो सकता है कि द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस पसंद ना हो, निजी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में आपके पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ भी हो सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, किसी पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेडिशन को पसंद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी निजी जिंदगी है। लेकिन अगर आप एक राज्यपाल हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, तो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट संवैधानिक प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके लिए आपको यहां पे रखा गया है, जिसके लिए आपको राज्यपाल बनाया गया है। आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। अब यहां पे आर्टिकल 176 की हम बात करेंगे, आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिक्वायर करता है कि राज्यपाल को मैंडेटरी यानी कि जरूरी, कंपल्सरी एड्रेस करना पड़ता है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर को साल के पहले सेशन में। तो अभी नया साल 2023 का शुरू हुआ है, तो 9 जनवरी की बात है, तो साल का जो पहला सेशन होता है, और उनको बताना होता है कि भाई मेरी सरकार ने पिछले साल क्या क्या अचीव किया, अभी क्या क्या सरकार के एजेंडा पे है, और आने वाले टाइम में सरकार की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 176 का, वो ये कहता है कि जब एक बारी राज्यपाल एड्रेस करेंगे असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो लेजिस्लेचर डिस्कस करेगा जो भी मैटर्स राज्यपाल ने असेंबली के सामने रखे हैं। अब एड्रेस का मतलब क्या हुआ? एड्रेस यहां पे जो राज्यपाल कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बातें सरकार ने लिख के राज्यपाल को दी हैं, खुद का वो यहां पे कुछ एडिटेड वर्जन नहीं बोल सकते, यानी कि अगर उनको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है वो 1000 शब्दों का है, तो उनको 1000 शब्द ही बोलने हैं, 1001 नहीं, 999 नहीं। और गवर्नर, व्हाट द गवर्नर रीड्स बिफोर द लेजिस्लेटर इज द कंप्लीट एड्रेस, और जो इंटायर कंटेंट्स हैं इस एड्रेस के, मैंडेटरी, कंपल्सरी है कि भी लेजिस्लेटर्स को, विधायकों को भी डिस्कस करना पड़ता है जो जो बातें राज्यपाल ने कही गई हैं। अब यहां पे आर्टिकल 175 वर्सेस आर्टिकल 176 की बात आती है। आर्टिकल 175 के चलते भी आर्टिकल 175 सेज कि जो गवर्नर है, ही और शी मे एड्रेस द लेजिस्लेचर, एंड फॉर दैट पर्पस वो कह सकते हैं कि भाई इतनी मिनिमम अटेंडेंस तो होनी चाहिए, भी मैं यहाँ पे सेशन एड्रेस करने वाला हूँ असेंबली में आके, लेजिस्लेटिव असेंबली में आके, तो मेरी उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है कि इतने लोग तो यहाँ पे मिनिमम अटेंड करें सेशन को। लेकिन जब आर्टिकल 176 की बात आती है,
तो वहां पे सभी विधायकों को प्रेजेंट होना पड़ता है, मौजूद होना पड़ता है। आर्टिकल 175 तो नहीं कहता कि भी किस मुद्दे के ऊपर, किस विषय के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, लेकिन आर्टिकल 176 कहता है कि भी जो मुद्दा डिस्कस राज्यपाल करने वाले हैं उस मुद्दे के ऊपर पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन जरूर होगा। एक बात को हम याद रखें, एड्रेस अंडर आर्टिकल 176 कंटेन करता है नीतियों को, योजनाओं को, प्रोग्राम्स को ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि किसको अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर को। ये तो एक एसेंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, प्लीज उसको नोट करें। ठीक है, अब जो एड्रेस है, गवर्नर को मैंडेट है कि वो एड्रेस उन्होंने बोलना ही है, जो भी उनको दिया जाएगा, जो भी उनको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उन्होंने वो रिसाइट करना है, बोलना है ना। अब इस एड्रेस के जरिए सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार बेसिकली गवर्नर के थ्रू अपने जो भी लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स, जो भी योजनाएं रही हैं पिछले एक साल में, चाहे वो अच्छी रही हैं चाहे वो बुरी रही हैं, जो भी उसका रहा है रिकॉर्ड, वो स्पीक आउट करते हैं राज्यपाल। और आने वाले साल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या क्या अचीवमेंट्स रहेंगी, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, ये सब चीजें यहां पे डिस्कस करी जाती हैं। तो यहां पे लेकिन गवर्नर के पार्ट पे, राज्यपाल के पार्ट पे एक मिस्टेक हुआ है। देखिए, अब अगर राज्यपाल कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार अकाउंटेबल है टू द कंटेंट ऑफ द एड्रेस, नॉट द गवर्नर। गवर्नर जो है उस एड्रेस में से, उस पूरे के पूरे कंटेंट में से एक भी शब्द आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से कुछ पोर्शंस ऑफ द एड्रेस ना बोलना, ना स्पीक आउट करना, तो कहीं ना कहीं यहां पे कॉलमनिस्ट पीडीटी आचार्य, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, तो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नर का ऐसा ना करना, अपनी मनमर्जी दिखाना, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी बात है, असंवैधानिक बात है, और ये मैंडेट नहीं कहता आर्टिकल 176 का। ये और बात है कि गवर्नर अपना एड्रेस कंप्लीटली नहीं कर पाए बिकॉज बहुत हंगामा मचा हुआ था असेंबली में, वो और बात है। लेकिन जहां पे सारे के सारे विधायक गण अगर पीसफुली बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, शांतिमय तरीके से बैठे हैं, तो गवर्नर को कौन रोक रहा है कि आप पूरा का पूरा एड्रेस ना पढ़ें। अब एक बहुत ओपन चैलेंज है। देखिए, ये जो ट्रेंड है गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का, ये हम केरल में भी देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में है, अरुणाचल में भी हमने देखा है, दिल्ली में भी आए गए दिन हम देखते रहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के और एलजी के बीच में जो क्लैशेस होते रहते हैं। तो ये अब जो इशू है बहुत एक गंभीर इशू बन चुका है। अब ये भी बात आती है आर्टिकल 200 के चलते कि देखिए, अब गवर्नर जो है ज्यादा टाइम के लिए किसी बिल के ऊपर, किसी प्रस्ताव के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। बिल है, प्रस्ताव है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, गवर्नर को अप्रूवल देना है या नहीं देना है, या जो भी गवर्नर के पास रूट अवेलेबल है, कंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकिंग में आप अपनी पोजीशन का, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का चलते यहां पे मिसयूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट भी इतने सालों से बार बार ये बात गवर्नर्स को रिमाइंड करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जैसे हम शमशेर सिंह 1974 केस के बारे अगर हम समझें, या अगर हम नबम रेबिया 2016 केस के बारे हम समझें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भी जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आपको ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम करना है। आप अपनी मर्जी से कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आपकी डिस्क्रिशन होगी, सिचुएशनल डिस्क्रिशन शायद आपकी थोड़ी वाइडर है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट, लेकिन जो बात इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आपको कही है, आपको उसके हिसाब से ही चलना है। ये क्लैशेस जो हैं, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। थोड़ा सा यहां पे हम एक बात को दोहराएं, सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह 1974 जजमेंट में क्या कहा था कि संविधान ये नहीं कहता कि यहां पे दो सेंटर्स ऑफ पावर हो, कि एक राज्य सरकार का और एक राज्यपाल का। नहीं, राज्यपाल को राज्य सरकार के आदेशों के हिसाब से ही काम करना है। राज्यपाल जो है, जो गवर्नर जो है, ही और शी कैन नॉट गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर हम बी.आर. अम्बेडकर की बात करें, देखिए, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना सेंटर स्टेट रिलेशन में, या टसल बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इस थीम के बारे में पूछा जाता है, ये कोट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस कोट को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की कोटेशन है शमशेर सिंह 1974 केस की। अब आपको यहां पे गूगल पे उठा के शमशेर सिंह का केस पढ़ने की जरूरत नहीं है 1974 में क्या हुआ था। आप यहां पे ये कोटेशन को नोट कर लें, आपका टाइम बचता है। या यहां पे जो बी.आर. अम्बेडकर की कोटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था कि संविधान अगर तो रहा जिस तरह से हम बना रहे हैं, जो संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, कि आने वाले समय में अगर संविधान इस रूप में रहा, तो ये बात की अपेक्षा हम जरूर करते हैं कि आने वाले समय में कि जो गवर्नर है
वो अपने आप को प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर ही समझे, उसकी कोई पावर नहीं है प्रशासन में इंटरफेरेंस या दखलंदाजी करने की। यह बात बी आर अंबेडकर ने भी कही थी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे पेस्टिसाइड डिलेमा के बारे, कीटनाशकों के बारे, यहां पे हम बात करेंगे। अब सरकार ने रिसेंटली एक बोल्ड फैसला किया है जहां पे ऑनलाइन सेल अलाउ करी है कीटनाशकों की, इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की। सरकार का कहना है कि चलो देखो, ई कॉमर्स का आज के टाइम पे जमाना है, डिजिटाइजेशन का जमाना है। अगर हम डिजिटाइजेशन को एग्रीकल्चर में लेके आते हैं, इससे किसानों को भी फायदा है, पैदावार में भी फायदा हो सकता है, प्रोडक्टिविटी में भी फायदा होगा, फूड सिक्योरिटी की बात हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो। लेकिन अगेन यहाँ पे हम जब बात इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे वातावरण पे हो सकता है? क्या इस बात के बारे सरकार ने गंभीर तरीके से सोचा है कि नहीं सोचा? बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि चलो आप ऑनलाइन सेल ऑफ पेस्टिसाइड कर देंगे, लेकिन अगेन फूड इकोलॉजी के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर या उन किसानों के ऊपर जो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये जो ई मार्केट प्लेस ड्रिवन पेस्टिसाइड सेल्स है, क्या ये जो नेचुरल फार्मिंग ऑब्जेक्टिव है हमारे देश में 7.5 लाख से 8 लाख किसानों का, क्या ये उस ऑब्जेक्टिव को रोकेगा, अड़चन में डालेगा? सोचने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड मार्केट जो है भारत में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू टच 316 बिलियन रुपीज, यानी कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है पेस्टिसाइड की, जो कि पिछले 5 सालों में, कोरोना आया या नहीं आया, नोटबंदी हो या नहीं हो, ये स्टेडली ग्रो कर रही है 8% के रेट पे। तो ये एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली कि क्या इससे केवल मुनाफा सिर्फ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कंपनीज को होगा कि किसानों को भी होगा? अब इस आर्टिकल में एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच की तरह यहां पे मेंशन करा गया कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे किसानों को और क्या क्या नुकसान की भी बातें हैं। बेनिफिट्स की बात करें, देखिए जब ई मार्केट प्लेस में, ई कॉमर्स के माध्यम से आप कोई भी चीज बाय करते हैं, अब जाहिर सी बात है, आज आप अमेजोन से कोई किताब खरीदते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई जैकेट खरीदते हैं, अब आप देखते हैं कि कौन से ब्रांड्स की वो चीज़ अवेलेबल है, क्या कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, कौन सा आपको जेन्युइन लग रहा है। आप रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, कोई आपने कोई चीज़ लेनी हो, टी शर्ट लेनी हो, जैकेट लेनी हो, व्हाटएवर इट इज, आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं, फ़ोन लेना हो, तो ये चॉइस आपके पास होती है, कंज्यूमर के पास होती है। आप बेस्ट प्राइस पे चीज़ अवेल कर सकते हैं और वो चीज़ जेन्युइन भी होती है, स्पूरियस नहीं होती, डुप्लीकेट नहीं होती है। अब कहीं ना कहीं ये फायदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कट होगा कि उनको सरकारी किसी मशीनरी के जरिए पेस्टिसाइड नहीं लेना पड़ेगा। सरकार के लिए भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है कि सरकार को इतना लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं खर्च करने पड़ेंगे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड किसानों को मुहैया करवाने के लिए। और अपना वो फीडबैक शेयर कर सकते हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, कैसा उनको लगा उस कीटनाशक को यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड को या पेस्टिसाइड को यूज़ करके, ठीक है। और अकॉर्डिंगली वो प्राइस नेगोशिएशन भी वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फेक प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, ठीक है। तो ये इस बात का भी यहाँ पे एक फ़ायदा आ जाता है। फिर जहाँ पे ई कॉमर्स की बात आती है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीटेक की बात करें, वो बहुत सारे फंड्स मोबिलाइज कर सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेके आ सकते हैं। अब इस स्टेप के जरिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, वो मार्केट से भी पैसे उठा सकते हैं, आईपीओ रूट को फॉलो कर सकते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को और स्केल अप करें, अपने प्रोडक्ट्स में और एफिशिएंसी लेके आएं। अगर तो सरकार की कोशिश है कि डायरेक्टली किसान को मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना है, तो डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट विल बी गुड, विल बी बूस्टेड अप। लेकिन कुछ चैलेंजेस की भी बात आती है। देखिए, जहां पे हम केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, केमिकल कीटनाशकों की बात करते हैं, तो वो क्विक रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन जो कोई चीज क्विक आपको रिजल्ट दे रहा है या आपका टेम्पररी आपका पैदावार जो है वो थोड़ा बढ़ा रहा है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं हो सकता, ठीक है। 1/3 लगभग 33% से ज्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंडेंट है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। लेकिन अगेन, अब ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारी फूड चेन में भी एंटर करते हैं, हमारी बॉडीज में भी एंटर करते हैं। आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल यहां पे डैमेज नहीं कर सकते हैं, आप इंसानों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। स्टडीज ये बताती हैं दैट देयर वुड बी अ 78% लॉस ऑफ फ्रूट आउटपुट, 54% लॉस ऑफ वेजिटेबल एंड 32% लॉस ऑफ सीरियल प्रोडक्शन, अगर तो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं, लेकिन इसके साथ जो प्रदूषित, जो इसके साथ जो सॉइल, मिट्टी में, पानी में, हवा में जो टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसका क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की बात करें, ये प्लांट में एक्यूमुलेट होता है, ये सॉइल में एंटर करता है, अब उसके बाद ये ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करता है बिकॉज ऑफ लीचिंग, वेपराइजेशन एंड स्प्रे ड्रिफ्ट्स, और इसके चलते जो हवा है वो भी प्रदूषित होती है। हमारी फूड चेन में ये सब पदार्थ आते हैं, सब ये जो टॉक्सिक जो चीज़ें हैं हमारे फूड चेन में एंटर करती हैं। तो यहाँ पे अंत में कुछ सजेशन दिए गए हैं।
तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डायमेंशंस को मद्देनजर रखते एग्रीकल्चर पॉलिसीज को डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां पे सजेशन दिया गया है कि अगर तो सरकार पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 को रिविजिट कर सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके जो कि एग्जिस्टिंग शॉर्टकमिंग्स हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। और यहाँ पे कोई ऐसे सारे कंसर्न्स हैं पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन को लेके, वर्कर्स एंड एंड यूजर्स प्रोटेक्शन को लेके, जो भी फार्मर्स हैं जो पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे, जो वर्कर्स हैं जो पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कि कैसे पेस्टिसाइड बिजनेस और प्रमोशन को भी ठेस ना पहुंचे और कैसे जो फार्मर्स हैं वो भी एक सस्टेनेबल तरीके से पेस्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं। ये बात आपको पता हो कि लगभग 18 पेस्टिसाइड्स हैं जो कि 2018 में बैन कर दी गई थी, लेकिन 2 हेवीली यूज्ड क्लास 1 पेस्टिसाइड्स हैं। अगर हम बात करें मोनोक्रोटोफॉस की और कार्बीफ्यूरान की, जिनको भी बैन नहीं करा गया। तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रोटोकॉल को फॉलो करे बाय एग्जामिनिंग कि क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहेगा पेस्टिसाइड्स का अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे पेस्टिसाइड्स को भी और इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। बायो पेस्टिसाइड्स यानी कि जैव कीटनाशक की अगर हम बात करें, और बायो पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो भी वेजिटेबल्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई, उसके जरिए ये बायो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे किसान हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के जरिए अपने फार्मिंग को एनहांस करना चाहते हैं। अंत में एक बात आती है कि जो अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें, उसको अपनी फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और रिसर्चर्स के लिए, ताकि नए तौर तरीके ढूंढ सके क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए, जहां पे ज्यादा केमिकल्स का, जहां पे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बट नेचुरल तरीके से हम सॉइल को भी रिस्टोर कर रहे हैं और साथ के साथ हम प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावार भी बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विलफुली यानी कि अपनी मर्जी से क्रॉस द लाइन एंड ओवरस्ट्रेन द सिस्टम, डेमोक्रेसी विल बी इन पेरिल। कमेंट करें 250 वर्ड्स में। अब आपको ये क्वेश्चन नॉट नेसेसरी कि आपको इन कंटेक्स्ट ऑफ दी जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु की सरकार के बीच में, उस कंटेक्स्ट आप चाहें तो उस कंटेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, बट लार्जर कंटेक्स्ट की बात यहां पे आती है। दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विलफुली क्रॉसिंग द लाइन। तो ये ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, आपके जो ओपिनियंस हैं आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, आंसर पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, जहां पे आप अपने आंसर्स पोस्ट करते हैं, आपको पीयर टू पीयर रिव्यू देखने को मिलता है। और अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही शेयर करने की, हमारी पिन करने की कोशिश रहती है। बहुत सारे दिनों से आपकी पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रही है एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, इस करके कोई बेस्ट आंसर आ ही नहीं रहा। अगर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिली तो शायद हम कोई इनिशिएटिव क्वेश्चन ऑफ द डे का बंद करना पड़ेगा। तो ये आपको बात मैं बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का इनिशिएटिव आगे जारी रहे तो प्लीज अपनी पार्टिसिपेशन भी यहां पे रखें, तो ही इस इनिशिएटिव का कोई फ्रूटफुल फायदा हो पाएगा। चलिए, आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।